दोस्तों, टेलीवॉच चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बहुत प्रतीक्षित और जो पूरे विश्व में जिसके ऊपर लोगों की निगाहें थी, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के मीटिंग की। तो वो मीटिंग बगैर किसी निर्णय के, बगैर किसी फैसले के, बगैर किसी समझौते के समाप्त हो गई है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को थी कि इस मीटिंग में कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। इसके लिए उन्होंने सारे जतन कर लिए, सारे प्रयास कर लिए, धमकी दिया, इवन यहाँ तक कह दिया कि शायद लैंड स्वैप करना पड़ेगा, जिसके लिए जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट थे जेलेंस्की, उन्होंने एतराज़ भी किया। यूरोपियन यूनियन के सभी देशों ने, अधिकांश देशों ने इसका विरोध भी किया कि किसी भी शांति वार्ता में, किसी भी समिट में जो तृतीय पार्टी है, जो यूक्रेन है, उसका भी शामिल रहना आवश्यक है। लेकिन इन सब बातों का, इन सब विरोधों का, इन सब प्रयासों का अनदेखा करते हुए जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी एक नीति है, जो उनका एक चरित्र है, जो वो किसी की नहीं सुनते, पूरी दुनिया को धमकाते रहते हैं, गरियाते रहते हैं, और भारत से ज़्यादा इस बात को कौन जानता है। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये एक तरीका हो सकता है, जो आप बुली करने लगते हो किसी को, और तब आप सोचते हो कि इस तरीके से आप किसी व्यक्ति को तो मनवा सकते हो, लेकिन जब देश की बात आती है, और ख़ास करके जब रशिया जैसे देश की, तो ये जो बुलिंग टैक्टिक्स है वो काम नहीं करता। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने सारे प्रयास कर लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चूंकि उन्होंने भारत के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगाया है 25%, जो कुल 50% हो जाता है, और जो 27 अगस्त से लागू हो जाएगा, तो उस प्रभाव के कारण, उस दबाव के कारण जो सोवियत रशिया है वो तैयार हुआ है बातचीत के लिए। और उनके जो सेक्रेटरी, ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं बेसेंट ने, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि ये समिट सक्सेसफुल नहीं रहा, यदि रशिया के साथ उनकी वार्ता सफल नहीं होती है, तो भारत पे अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल ट्रेड में, जब ये धमकियाँ, ये एक दूसरे को नीचा दिखाना, वन अपमैनशिप, धमकी देना और इस प्रकार के आचरण करने से जिसकी शुरुआत होती है, तो वो हमेशा सफल नहीं हो सकता। यद्यपि अमेरिकन डेलीगेशन ने बहुत प्रयास किया। सवेरे से पहले पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ उन्होंने एयर बेस पे ही इंतज़ार किया, और जब व्लादिमीर पुतिन आए तो उन्होंने बाहर उसका स्वागत किया। दोनों साथ में बैठ के एक ही गाड़ी से जो वेन्यू था वहाँ दोनों पहुँचे। ट्रंप के साथ भी बहुत हाई लेवल का डेलीगेशन था। उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो थे, उनके साथ यूएस के जो स्पेशल इन्वॉय हैं स्टीव विटकॉफ, वो भी थे, और इसी तरह व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके फॉरेन एड यूरी उसाकोव और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लेवरोव, वो भी उपस्थित थे। दोनों की बातचीत शुरू हुई, लगभग 3 घंटे बातचीत चली, और ऐसा लगा कि शायद कोई समाधान आ भी सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत उम्मीद थी कि इस वार्ता से शायद थोड़े बहुत लैंड स्वैपिंग के बाद कोई रास्ता निकल जाएगा, और इसीलिए उन्होंने अपने जो दोस्त हैं, अपने पार्टनर्स हैं, जो यूरोपियन यूनियन है, उनकी भी अनदेखी कर दी। और पुतिन ने जाने से पहले ये अनाउंस भी किया था कि जेन्युइनली ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन का कोई समाधान हो। तो ऐसे लगा कि शायद कोई समाधान हो सकता है, लेकिन कई बार दो व्यक्तियों के बीच ये रिलेशंस नहीं होते। संभवतः जो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो इस बात को भूल जाते हैं कि जो दो देशों के बीच जो संबंध बहुत मेहनत से, वर्षों की मेहनत के बाद बनता है, वो केवल दो व्यक्तियों के अहम के टकराव के कारण वो ख़त्म नहीं हो सकता। ये लॉन्ग किसी का भी नेशनल इंटरेस्ट होता है जो सबसे मायने रखता है, लेकिन उन्हें ना तो कोई नेशनल इंटरेस्ट से मतलब है। वो तो बस ये सोचते हैं कि हमने बुली कर दिया, हमने सामने वाले को गरिया दिया, उनको धमकी दे दी, और उनकी बातों में सभी आ जाए। तो ये टैक्टिक्स सभी जगह नहीं चलता, भारत पे तो बिल्कुल नहीं चला, और अभी रशिया के ऊपर भी उन्होंने यही सोचा तो नहीं चला। तो जैसे एक शेख चिल्ली के बारे में लोग कहते हैं कि जो उनका एक ख्वाब है कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए, और हर बार वो इस बात को क्लेम भी करते हैं, और यहाँ तक कि जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हर महीने में उन्होंने कोई ना कोई 1-2 कंट्रियों के बीच का मसला सुलझाया है, जिसमें बार बार वो भारत पाकिस्तान का इशू भी उठाते हैं कि उसमें मध्यस्थता उन्होंने करी थी। यद्यपि भारत ने बड़े
सजे तरीके से, बड़े सधे तरीके से और बड़े ह्यूमिलिटी से इस बात को इनकार कर दिया हुआ है कि इसमें किसी प्रकार की मध्यस्थता नहीं थी। लेकिन बार बार 30 बार से अधिक, लगभग 35 बार उन्होंने हर मोमेंट पे वो एम्बैरेस करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं और जानबूझ करके जाते हैं। और बड़ा स्पष्ट सा है कि उन्हें, चूंकि बराक ओबामा से उनकी प्रतियोगिता चल रही है, उनके साथ उनकी राइवलरी चल रही है, और बराक ओबामा को यदि नोबेल पीस प्राइज़ मिला तो उन्हें क्यों नहीं नोबेल पीस प्राइज़ मिल सकता। तो ये नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ये सब सारी चीज़ें करना, या जो आपके राष्ट्रीय हित में है, जो वैश्विक हित में है, वो करना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो एक छोटा सा भी कोई जो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात जानता है वो इस बात को समझ सकता है। 3 घंटे की बैठक के बाद ये लगभग अनिर्णय की स्थिति रही। यद्यपि उस मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब प्रेस वार्ता करी तो उसमें उन्होंने कहा कि एक बहुत ये सफल रहा है और काफ़ी प्रोडक्टिव रहा है। अब प्रोडक्टिव कैसे रहा ये तो मैं समझ नहीं सकता हूँ कि आखिर इसमें क्या नतीजा निकला जिससे प्रोडक्टिव हो सकता है। उन्होंने कहा कि इमीडिएटली इस मीटिंग के बाद वो जेलेंस्की से भी बात करेंगे, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से बात करेंगे, और यूरोपियन यूनियन के अपने पार्टनर से भी बात करेंगे। और जो उन्होंने जेलेंस्की के साथ 1 घंटे के बाद बात भी करी, और जो उन्होंने बात करी उसमें उन्होंने कहा कि जो पुतिन है वो सीज़ फायर में कतई इंटरेस्टेड नहीं है, वो एक कम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन इस पूरे प्रॉब्लम का चाहते हैं। इनफैक्ट व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका जाने से पहले स्पष्ट कर दिया था कि ये जो प्रॉब्लम है, जो यूक्रेन और रशिया के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो फरवरी 2022 से 2022 से चला आ रहा है और जो 3 साल से ज़्यादा की अवधि का हो चुका है, वो उसके जो बेसिक इश्यूज़ हैं, जो उसके फंडामेंटल इश्यूज़ हैं, जो उसके प्राइमरी इश्यूज़ हैं, उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। उसको केवल ऊपर कॉस्मेटिक चेंजेस ला करके और सीज फायर करके उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो वो अपने इशू पे, अपने स्टैंड पे बिल्कुल अड़े हुए हैं और वो एक कम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन की बात करते हैं ताकि रशिया जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और कहीं ना कहीं जो यूक्रेन की भूमिका उस बीच में है, जैसे शुरुआत जब हुई थी तो वो नाटो के मेंबर बनना चाहते थे, तो ये सब बातें ना हो, तो वो एक कम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन चाहते हैं। लेकिन इनको तो जल्दबाजी है, वो बहुत ओल्ड मैन इन हरी कि उन्हें जल्द से जल्द नोबेल प्राइज़ चाहिए और वो चाहते हैं कि इमीडिएटली अगर यूक्रेन और रशिया, जिसको उन्होंने अनाउंस किया था कि ये उनका वार है ही नहीं, ये तो इनके पूर्व के जो प्रेसिडेंट थे, ये जो बाइडेन, उनका शुरुआत किया हुआ है ये वार। जो बाइडेन का हमेशा कहते हैं कि दिस वार इज़ नॉट माइन वॉर, दिस इज़ जो बाइडेंस वॉर, और अगर मैं रहता तो ये नहीं होता। वैसे पुतिन ने भी कहा था कि शायद ट्रंप रहते तो ये वार नहीं होता। लेकिन जिस वार को वो तत्काल सॉल्व करना चाहते थे, जो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर था, वो वार अभी तक चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो ये भारत के साथ जो उन्होंने मध्यस्थता का एक नाटक किया, वो और उसके बाद ये सेकंड इशू है जिसके ऊपर वो कहीं ना कहीं सफल होते नहीं दिख रहे हैं। और मज़े की बात तो तब आई जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो रहा था, तो ट्रंप ने बताया कि हमारा बहुत प्रोडक्टिव रहा। उन्होंने बार बार एक बात का जिक्र किया कि जो रशियन डेलीगेशन है उसमें बहुत सारे व्यापारी आए हुए हैं। पता नहीं ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को व्यापार, ठीक है वो अच्छे व्यापारी रहे हैं, पहले बिजनेसमैन रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने जो प्रेसिडेंटशिप को, जो पॉलिटिक्स है उसको, जो गवर्नेंस है उसको पूरा का पूरा व्यापार बना दिया है। इसीलिए संभवतः हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो बहुत ज़्यादा व्यापार करता है, जो उसको अगर आप राजा बनाते हो तो केवल वो प्रॉफिट एंड लॉस की टर्म्स में ही सोचता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म्स में केवल सोचते हैं। इस वार्ता के बाद, असफल होने के बाद, ट्रंप ने कहा कि हमारी ये पहली बात हुई है, उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे, उन्होंने कहा। और उसमें उन्होंने बड़ी चुटकी वाले अंदाज में, अंग्रेजी में पुतिन बिल्कुल उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। उसके ऊपर वो सभी हंस पड़े और वो खिजिया से गए। प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़े से खिजिया गए। उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग देख सकते हैं, ये इट विल बी हिट ऑन मी, बट लेकिन शायद हो सकता है तो हम मिलेंगे भी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, दैट्स व्हाट ही सेड। लेकिन जहाँ तक स्थिति है वो ये है कि जहाँ से हम चले थे, बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से चले अभी हम वहीं पे हैं। और इसीलिए कई बार कहा जाता है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। आपने नोबेल प्राइज़ के चक्कर में आपने हिंदुस्तान से भी बिगाड़ा,
रशिया को भी बीच में किया, उससे भी बात नहीं बन रही है, तो आपको ना तो माया मिली, ना राम मिला, ना तो बिजनेस मिला, ना आपको नोबेल प्राइज ही मिला। तो कम से कम संभल करके, जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियां होती हैं तो संभल करके चलना चाहिए। अब सवाल होता है कि जो विश्व का सबसे ताकतवर देश है उसने लगातार टैरिफ की धमकी वो दे रहा है। समिट सफल नहीं होता है, यदि अलास्का समिट सफल नहीं होता है तो भारत पे और भी टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत गंभीर मसला है कि भारत ऐसी परिस्थिति में क्या करे, क्योंकि लगभग $40 बिलियन का ट्रेड एक्सपोर्ट इंडिया से अमेरिका होता है, जो बहुत बड़ी राशि है और जीडीपी का एक परसेंटेज है। तो ये कहीं ना कहीं भारत को इस पे असर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। अब भारत के साथ समस्या ये है कि इसके साथ दोनों तरफ, एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ पहाड़ है। करें तो क्या करें? अगर आप चीप ऑयल ले रहे हो, अगर आप रसिया से अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, तो उसकी वजह से जो इम्पोर्ट बिल है वो काफ़ी कम हो जाता है, उस पर आपको हल्का हो जाता है। लगभग फरवरी 2022 तक देश का बहुत कम परसेंटेज 0.2-0.3% केवल रसिया से ऑयल इंपोर्ट होता था। लेकिन अभी जब यूक्रेन वॉर हुआ उसके बाद लगभग 35 से 40% जो देश का इंपोर्ट है, जो आयात है, वो रसिया से हो रहा है। और इसमें ये हालत है कि जहाँ 30 से 40-60 डॉलर पर बैरल था वो $2 पर बैरल है। तो इतनी रियायत आपको इंपोर्ट में हो रही है। लेकिन यदि अमेरिकन टैरिफ रह जाता है, जो कि 27 अगस्त 2025 से प्रभावशाली हो जाएगा, तो ये ऑफसेट कर देगा। तो फिर जो लगभग जो व्यापार है, जो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर तो है ही, लेकिन जो इंडिया का व्यापार जो $40 बिलियन का है, उसको इम्पैक्ट करेगा। तो एक तरफ आयात में यदि आपको फ़ायदा हो रहा है, तो निर्यात में यदि इतना टैरिफ हाई कर दिया गया तो प्रैक्टिकली वो बंद हो जाएगा। तो ये चेक एंड बैलेंस है, सोचना है। और ऐसी स्थिति में आखिर करें तो क्या करें? तो ये कहते हैं कि लड़े लो पाहन दो, बीच रुई जड़ जाए। तो ये दो शक्तिशाली लड़ते हों तो बीच में जो रहते हैं उनकी स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है। तो जब इन दोनों के बीच इशू चल रहा हो तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि भारत जबकि सेकंड कंट्री है जो सबसे ज़्यादा तेल अभी भी चीन ले रहा है, लेकिन कि चीन को उन्होंने जो टैरिफ में रिलैक्स किया वो 3 महीने के लिए किया है। तो अमेरिका जैसा देश भी जानता है कि कहाँ पे कैसे डील करना है। हमें भी आवश्यकता है कि हम अपना स्वाभिमान ना खोएं, जो अपना देश अभी कर रहा है। हम बहुत विवेकशील रहें, हम जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया ना दें, हम इमिडिएटली कोई इम्पल्सिव रिएक्शन, इमोशनल आउटबर्स्ट हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वर्ल्ड की रियलिटी है, ग्लोबल रियलिटी है, उसे अभी हम सबको स्वीकार करने की आवश्यकता है। और इसीलिए बड़े सधे कदम से अभी सरकार भी डील कर रही है इसको। और मैं इसमें हमारे सभी अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, जो पार्टियां हैं, उनको भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जब बात देश के इंटरेस्ट की हो, नेशनल इंटरेस्ट की हो, राष्ट्रीय इंटरेस्ट सब सर्वोपरि होनी चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब भारत के बारे में कहा था कि ये डाइंग इकॉनमी है, डेड इकॉनमी है, तो हमारे कई राजनेताओं ने, खास करके जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने उस बात की तायद करी थी, जो कि मेरे समझ से वो सही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब जानते हैं कि चौथी इकॉनमी देश बन चुका है। तो ऐसे में अगर आप इमीडिएट रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नेशनल इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ कर जाता है। जो ऐसी प्रतिक्रियाएं से हम सबको बचना चाहिए। ये समय है संयम का, ये समय है विवेकशील होने का, ये समय है इसको बिल्कुल तटस्थ भाव से देखने का, लेकिन साथ में ये समय है स्वाभिमान का भी, क्योंकि यदि स्वाभिमान न छोड़िए, यही सयानी सीख, यही हमें सिखाया गया है कि स्वाभिमान न छोड़ें, स्वाभिमान बनाए रखें। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी रेड फोर्ट से भी कहा है, हम लोग सब के सब बिल्कुल ही स्वदेशी पे चले जाएं। स्वदेशी, जब हमारी गांधी जी ने गांवों को आत्मनिर्भर रहने के लिए कहा था, गांव रूरल इकोनॉमी की बात की थी। प्रेसिडेंट एपीजे कलाम ने बात करी थी कि जो अर्बन सिस्टम है वो फैसिलिटीज़ हमें गांव में उपलब्ध कराए दी जाए। उन्होंने 3 ग्रिड की बात करी थी कि जिसमें एजुकेशन ग्रिड, जो नॉलेज ग्रिड भी उन्होंने कहा था उसको, हेल्थ ग्रिड, और एक उन्होंने गवर्नेंस ग्रिड, ई गवर्नेंस ग्रिड की बात की थी। तो ऐसे 3 ग्रिड्स मिल करके और एक क्लस्टर बना करके जो अर्बन फैसिलिटीज़ है और रूरल फैसिलिटीज़ में होना चाहिए, उसका जो फाउंडेशन है वो स्वदेशी है। यदि हम आत्मनिर्भर हैं, यदि हम कम से कम जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान, अगर हम इसमें आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो फिर हमें कोई विचलित नहीं कर सकता, हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। भारत एक बहुत तेज़ी से उभरता एक देश है।
और विशेष के आर्थिक रूप से उभरता देश है। तो बहुत स्वाभाविक है कि जो दूसरे कंट्रीज हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो नहीं चाहेंगे कि जो मार्च है, जो बहुत तेज़ी से जा रहा है, जो विकसित भारत का हमारा 2047 का जो एक विज़न है, उस तरफ हम ना जाएं। तो बाधाएं तो आएंगी। अगर किसी परिवार में, अगर कोई मोहल्ले में एक आदमी बहुत तेज़ी से तरक्की करने लगता है, तो कई बार मोहल्ले के जो उसके पड़ोसी हैं उनको एतराज़ होता है। पाकिस्तान को तो एतराज़ होगा ही, दूसरे कंट्रीज़ को भी होगा, जो विकसित हैं उन्हें भी एतराज़ होगा। लेकिन हमें आवश्यकता है कि बड़े नपे तुले सधे कदम से हम आगे बढ़ते जाएं और 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसे हासिल करें। और इस जो ट्रंप और पुतिन के बीच जो अलास्का समिट हुआ है, उससे भी हमें सीख लेने की आवश्यकता है और देखना है कि आगे क्या होता है। वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, हर कदम पे महत्वपूर्ण रहेगा और निर्णय की स्थिति में समाप्त होने के बाद इसका क्या इम्पैक्ट देश पे पड़ता है, ये देखने वाला होगा।